हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कर रहे थे और आज हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर 3 है। हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में जीएवी निकालनी सीख ली। सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी आ गई। तो मैं एक बार आपको कंप्यूटेशन दिखा देता हूं। तो हम लोग कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि उसने कहा है एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन माइनस करनी है। तो एनुअल वैल्यू पहले ग्रॉस निकल रही है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो रहे हैं, फिर एनएवी नेट एनुअल वैल्यू निकल रही है, जो कि हमारे सेक्शन 22 के हिसाब से एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स में हर जगह बताएगा कि इनकम एक्रूअल बेसिस पे लेनी है या पेड बेसिस पे लेनी है, कैसे लेनी है, रिसिप्ट बेसिस पे लेनी है। इसी तरह एक्सपेंसेस की भी। तो यहां पे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, जो ओनर ने पे कर दिए वो वाले म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे। ओनर ने पे किए, टेनेंट ने पे किए तो माइनस नहीं होंगे। पे किए मतलब क्या? आपका जो प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, उसमें जो भी पे कर दिए, चाहे प्रीवियस ड्यूज पे किए, करंट के पे किए, एडवांस के पे किए, सारे आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आएगी। नेट एनुअल वैल्यू में से अगेन आपको सेक्शन 24 जो कि चार्जिंग सेक्शन में कहा दिया था, दो आपको डिडक्शन दे देंगे। दो डिडक्शन, एक 30% स्ट्रेट अवे एनएवी का जो भी 30% आएगा वो डिडक्शन ले लेना, चाहे आपका खर्चा हुआ हो या ना हुआ। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया था। उसके बाद एक और मेन खर्चा है कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैंने कहीं ना कहीं उधार लिया होगा, चाहे वो उधार बैंक से लिया हो, चाहे अपने दोस्त से लिया हो। वो उधार जो लिया है, जब वो इंटरेस्ट के साथ रीपे हो रहा है, तो इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है उसके लिए मेरे को डिडक्शन मिल जाती है। तो इंटरेस्ट के लिए मेरे को डिडक्शन मिल रही है। तो ये सारी मैंने आपको बातें बता दी थी। उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात बताई थी बेटे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 में कंप्यूट करने की बात होती है। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी का यूज समझाने की कोशिश की थी। हाउस प्रॉपर्टी का यूज देख लें कि पूरे साल लेट आउट रही, पूरे साल किराए पे चढ़े रही, पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, पूरे साल मैंने अपने रहने के लिए यूज की, लेट आउट भी रही, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी रही। जैसे मेरी ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं खुद रहता हूं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर मैंने किराए पे दे रखी है, तो 10 महीने वो किराए पे रही। 2 महीने मेरे पास कुछ काम था तो मैंने वो खाली करवा ली, भैया मेरे को चाहिए, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। तो कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है। 11 महीने किराए पे रही, 1 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, वाइस वर्सा। 11 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, 1 महीना लेट आउट रही। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड केस बना। थर्ड केस मैंने आपको वेकेंट का बताया। वेकेंट किसी के साथ भी लग जाए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के साथ वेकेंट लग जाए, लेट आउट के साथ वेकेंट लग जाए, तीनों को कॉम्बिनेशन जो हो जाए, लेट आउट भी हो जाए, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो जाए, वेकेंट भी हो जाए, वो सारी चीजें बताई। और वेकेंट का मतलब भी क्या समझाया था? जब मेरी इंटेंशन है प्रॉपर्टी किराए पे देने की, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ नहीं पा रही, दैट इज वेकेंट, दैट इज वेकेंट। ठीक है, और इसके बेसिस पे मैंने आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी सिखाई। तो केस 1 और केस 2 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? एमवी और एफआर विचएवर इज हायर। आज मैंने क्वेश्चन कराने आपको। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे एक्स। ठीक है, एक वैल्यू आई, उस एक्स को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद जो आएगा लोअर, उसको लेना है, लोअर वाले को लेना है। यहां पे लोअर वाले को लेना है, यहां पे हायर वाले को लेना है, फिर हायर वाला, हायर लोअर हायर। ठीक है, जो वैल्यू आएगी स्टेप 2 में उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट जो आया स्टेप 2 की वैल्यू, दैट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब यहां पे समझ लीजिएगा कि रेंट जो है वो रिसीवेबल बेसिस पे लेना है, मतलब सर, मतलब ड्यू बेसिस पे लेना। मतलब अगर मैंने 12 महीने प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई रखी तो 12 महीने का रेंट कैलकुलेट करेंगे, चाहे 2 महीने का लास्ट का रेंट अभी मेरे पास ना आया हो। टेनेंट कहता है कि कोरोना चल रहा है सर, अभी नहीं दे पाऊंगा, बाद में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में पूरा 12 महीने का टैक्सेबल होगा, रिसीवेबल बेसिस पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का केस 1 केस 2 के लिए हो गया था। उसके बाद मैंने आपको कहा केस 3, जहां पे भी वेकेंट वर्ड जुड़ जाए वहां पे जीएवी निकालना बहुत आसान है। जीएवी इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद केस 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में चुपचाप, वहां पे तो पता ही है कि भैया किराया तो आया ही नहीं है, तो पूरे साल अगर प्रॉपर्टी किराए पे रही है, देन इन दैट केस जीएवी इज इक्वल टू निल। ठीक है, यहां पे बहुत ध्यान से देख लेना, मैंने अभी अनरियलाइज रेंट की बातें कुछ नहीं की हैं। अनरियलाइज रेंट कहीं नहीं माइनस करना है। आपने कहीं सुना हो तो आप उस बात को इग्नोर करेंगे। मैं ये सारी बातें एक बार अपना काम कर लूं, उसके बाद सारी बातें आपको समझा दूंगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कहाँ हैं मेरे? क्वेश्चन तो थे, क्वेश्चन कहाँ गए?
आइए सर क्वेश्चन देखें, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम चीजें, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं अपने नोट्स का, ठीक है। आर ओन 6 हाउसेज इन दिल्ली, डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। पर्टिकुलर दे रखे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, एमवी हो गया ये, ठीक है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। बेटे एक्चुअल रेंट आ रहा है, इसका मतलब एक बात क्लियर हो जाती है हमारी, एक बात क्लियर हो जाती है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है, सब में एक्चुअल रेंट आ रहा है ना, इसका मतलब सारी किराए पे चढ़ी हुई है, तो सबका हम लोगों ने जीएवी स्टेप 1 से ही निकालना है, वो सॉरी केस 1 से ही निकालना है, ठीक है। एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, इन दोनों को कंपेयर करें, विच एवर इज हायर, तो हायर कंपेयर किया तो 24,000 आया, 24,000 को कंपेयर किया एनए से, एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल मतलब मैंने कहा था आपको कि स्टैंडर्ड रेंट जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू है, और सिटीज में, कुछ सिटीज में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट का रेंट अलग अलग हो सकता है ना, इसीलिए स्टैंडर्ड रेंट जो है हर सिटी का अलग अलग होगा, तो रेंट कंट्रोल एक्ट हर स्टेट ने अपना अपना एप्लीकेबल कर रखा है, हो सकता है वो किसी सिटी में एप्लीकेबल ना हो, तो यहां पे क्या कह रखा है, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल। तो सेकंड स्टेप मेरा फिक्स हो गया, वो सॉरी स्किप हो गया, फिक्स कह रहा हूं, तो स्किप हो गया। तो पहला 20,000 और 24,000 कंपेयर किया तो 24,000 आया, 24,000 कंपेयर्ड विद एनए नहीं है, अब यहां पे जीरो नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा, एनए नॉट एप्लीकेबल, तो सेकंड स्टेप ही नहीं लगेगा, तो सेकंड स्टेप वाली वैल्यू क्या रह गई हमारे पास, 24,000 रह गई, तो ये 24,000 विल बी कंपेयर्ड विद 18,000 विच एवर इज हायर, क्योंकि थर्ड स्टेप में विच एवर इज हायर लेते हैं, तो क्या आएगा 24,000, देखो आंसर क्या है 24,000। इसी तरीके से सेकंड केस लेते हैं, 24,000 और 24,000 विच एवर इज आया, 24 कंपेयर किया, 24 आया, 24 अगेन कंपेयर्ड विद 24, अगेन विच एवर इज लोअर लेना था तो 24 ही आया, 24 अगेन कंपेयर्ड विद 36 विच एवर इज हायर, तो क्या आया 36 आया। इसी तरीके से केस नंबर 3, 36 और 40 विच एवर इज हायर, 40 कंपेयर्ड विद 50 विच एवर इज लोअर लेना है, यहाँ पे हायर लेना है, यहाँ पे लोअर लेना है, तो विच एवर इज लोअर, तो कितना आया 40 विल बी कंपेयर्ड विद 48 विच एवर इज हायर लेना है, तो यहाँ पे जब हायर लेंगे तो 48 आया। बेटे अब बाकी पार्ट्स आप कर लेना, 3 पार्ट्स आप करना। अब एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जामिनर को पता है कि आप एक रट्टे से आए हो, पहले एमवी होगी, फिर एफआर होगा, फिर स्टैंडर्ड रेंट होगा, फिर एक्चुअल रेंट होगा, वो यहीं पे काम खराब कर देगा आपका, वो यहीं पे काम खराब कर देगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, माइंडसेट से जा रहे हो, पहले एमवी लिखी हुई है, फिर एफआर लिखी हुई है, फिर स्टैंडर्ड रेंट लिखा हुआ है, फिर एक्चुअल रेंट लिखा हुआ है, नहीं, यहीं पे वो खेल कर जाता है, वो पहले दे देगा स्टैंडर्ड रेंट, वो फिर दे देगा एमवी, फिर दे देगा एफआर, और आप वही रूटीन में रटके जा रहे हो। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, क्या उसी सीक्वेंस में एम वी एफ आर एस आर, तो ठीक है, नहीं लिखी हुई तो पहले उसको वैसे एडजस्ट कर लो, अपने माइंड को उस हिसाब से सेट कर लो, फिर काम करना, क्योंकि ये माइंड जो है ना, ये माइंड एक कहीं पे जाके ना ऑटो मोड पे हो जाता है, जब हमें गाड़ी अच्छी तरीके से चलानी आ जाती है, साइकिल अच्छी तरीके से चलानी आ जाती है, एक्टिवा अच्छी तरीके से चलानी अब एक्टिवा चलानी आ गई है, ये और ये डेड, तो इसी तरीके से हम ऑटो मोड पे चले जाते हैं, वहां पे दिक्कत हो जाती है और वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, देखो आईपीसीसी में 2012 का इतना टुच्चा सा क्वेश्चन, ठीक है, कितने का नंबर का था सर, नंबर मेरे को याद नहीं है, पुराना आ गया, ठीक है ना। मिस्टर वैभव ओन 5 हाउसेज एट कोचीन, ठीक है, कंप्यूट द जीएवी, सिर्फ जीएवी निकालनी है ऑफ ईच हाउस, कुछ भी नहीं तो, अगर मैं कुछ भी नहीं तो 4 नंबर का तो हो ही सकता है ये, ठीक है। एमवी और एफआर, अरे वाह, शुक्र है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया जिस सीक्वेंस में मैं चाहता था, एमवी और एफआर, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर एक्चुअल रेंट, वाह। तो इन दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज हायर, तो हम लोगों ने 150 लिया, 150 और 108 विच एवर इज लोअर, तो हम लोगों ने 108 लिया, 108 विल बी कंपेयर्ड विद 180, तो हम लोगों ने विच एवर इज हायर लेना था, तो हम लोगों का आंसर आया 1,80,000, डन। इन दोनों को कंपेयर करना, 240 आएगा, नॉट एप्लीकेबल, तो 240 ही रह गई थर्ड के लिए कंपेयर करने के लिए, 240 कंपेयर्ड विद 210 विच एवर इज हायर, क्योंकि थर्ड स्टेप में तो विच एवर इज हायर लेना होता है, तो अगेन 240 का आंसर आ गया, 3 अपने आप कर लेना, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा फुल फ्लेज सा क्वेश्चन आ जाए, मजा सा आ जाए। एक्स ओन 3 हाउसेज इन दिल्ली, पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज अंडर, बहुत ध्यान से सुने। हाउस 1 फर्स्ट हाउस की बात कर रखा है, इसमें 2 रेजिडेंशियल यूनिट है, बेटे 2 रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या है, ये जरा ध्यान से समझ लो।
दो रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, और दो रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब है कि उनका दो अलग अलग यूज हो रहा है। मतलब क्या हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर पे ही मेरे 4 कमरे हों, 2 मैंने एक टेनेंट को रेंट पे दिए हुए हों, लेट आउट कर रखे हों, और 2 मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हों, तो भी वो 2 सेपरेट यूनिट कंसिडर की जाएंगी। मेरा एक घर है, मैंने 1/4 हिस्सा रेंट पे दिया हुआ है और 3/4 हिस्सा खुद यूटिलाइज कर रहा हूं, तब भी वो 2 यूनिट गिनी जाएंगी, दोनों की एनुअल वैल्यू अलग अलग निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ दैट बिल्डिंग हमारी यूनिट डिवाइड हो जाती हैं और उसके हिसाब से एनुअल वैल्यू निकाली जा सकती है। सर ग्राउंड फ्लोर को भी फर्दर डिवाइड, मैं अभी तो बताया आपको, ग्राउंड फ्लोर है, एक क्वेश्चन भी करेंगे, ग्राउंड फ्लोर है, 1/4 हिस्सा मैंने किराए पे दिया हुआ है, 3/4 हिस्सा मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा हूं, तो 1/4 और 3/4 की कैलकुलेशन अलग अलग चलेगी। जो 3/4 है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसका जीएवी नील, 1/4 की जीएवी हम लोग जो वो हम लोगों का केस 1 केस 2 उसके हिसाब से निकालेंगे। अरे ये क्या हो गया, ठीक, ये समझ में आई बात। चले, तो फर्स्ट रेजिडेंशियल हाउस है जिसमें 2 रेजिडेंशियल यूनिट है, सेकेंड रेजिडेंशियल हाउस है जिसमें एक ही रेजिडेंशियल यूनिट है, वाह मजे आ गए। थर्ड रेजिडेंशियल हाउस है जिसमें 3 रेजिडेंशियल यूनिट है। अब थोड़ा सा देखिएगा, मैं लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं। म्युनिसिपल वैल्यू, बेटे एक बात समझ के देखना, एक बात समझ के देखना कि अगर मैं कहता हूं ये मेरा घर है, ये हाउस 1 है, और ये फर्स्ट फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये हाउस 2 है, मेरा हाउस 2 है, और यहां पे तो एक ग्राउंड फ्लोर ही बनी हुई है, और ये हाउस 3 है, हाउस 3 है, और यहां पे 3 फ्लोर बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। बेटे ड्राइंग पे ध्यान मत दो, आप अपना काम करो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो ये म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी होगी, ये पूरी प्रॉपर्टी की दे रखी होगी या अलग अलग दे रखी होगी? बेटे वो लोग तो ये देखते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है और हम लोगों ने म्युनिसिपल टैक्सेस लगाने हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है हमारे हिसाब से म्युनिसिपल टैक्सेस लगाने के लिए। तो उन्होंने ये जो दे रखी है, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, ये पूरे हाउस की दे रखी है, ये पूरे हाउस की दे रखी है, ठीक है ना, ये पूरे हाउस की दे रखी है, ये पूरे हाउस की दे रखी है। समझ में आती है बात? तो ये जो है सर, इसको इसका मतलब फिर 2 रेजिडेंशियल यूनिट है, उसको स्प्लिट कर देते हैं ना। बेटे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे उसने कह रखा है कि रेंट पर यूनिट पर एनम आ रहा है 70,000 रुपए, तो उसने कुछ अभी ज्यादा कुछ किया नहीं कि एक यूनिट का 3 महीने का रेंट आया बाद में नहीं आया, ऐसा कुछ अभी पंगे नहीं ले रहा। वो चुपचाप कह रहा है कि 70,000 रुपए एक यूनिट का रेंट आ रहा है और दोनों यूनिट पूरे साल किराए पे चली हुई। तो इसका क्या मतलब है, मैं ऐसा करता हूं 70,000 इंटू 2 कर दूंगा, तो ये पूरी बिल्डिंग का रेंट मेरे को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरी सारी चीजें इक्वलाइज हो गई, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू भी मेरे को पूरे घर की दे रखी थी और मैंने रेंट भी, एनुअल वैल्यू भी मैंने, सॉरी एक्चुअल रेंट भी पूरे बिल्डिंग का ले लिया, ठीक है। तो एमवी और एफआर विच एवर इज हायर लेंगे, तो यहां पे क्या आया 1,50,000। 1,50,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया विच एवर इज लोअर, तो क्या आएगा 1,30,000। अब 1,30,000 को कंपेयर करेंगे 1,40,000 से, तो कितना आएगा 1,40,000। तो हम लोगों का 1,40,000 रुपए का जीएवी आ गया, ठीक है। हम लोगों का इस केस में जीएवी आ गया बेटे 1,40,000 रुपए, डन। उसके बाद अभी ये मैं म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं देख रहा, छोड़ रखे मैंने, आगे चलते हैं। हाउस 2 सिंपल सिंपल है, एक ही यूनिट है, ठीक है ना, और रेंट भी एक ही यूनिट का आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैं यहां पे रब्त कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये आया, कंपेयर किया 72,000 और 75, 72 और 75 विच एवर इज हायर, तो 75 आया। 75 विल बी कंपेयर्ड विद 80, तो कंपेयर करके लोअर लेना है, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया ना, तो 75 आया। 75 विल बी कंपेयर्ड विद 84 विच एवर इज हायर लेना है, तो क्या आएगा 84,000 आएगा। तो यहां पे आ गया 84,000, जीएवी इसकी भी आ गई 84,000। आगे चलें सर, उसके बाद अब हाउस 3, अगेन म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है पूरी बिल्डिंग की, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है पूरी बिल्डिंग की, जो कि दे रखी है 60,000 रुपए। उसके बाद फेयर रेंट भी पूरी बिल्डिंग का दे रखा है, फ्लोर वाइज नहीं दे रखा, 75,000 रुपए। और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट भी पूरी बिल्डिंग का दे रखा है, जो कि दे रखा है 72,000 रुपए। लेकिन
एक्चुअल रेंट एक यूनिट का दे रखा है 21,000 रुपए, तो 3 यूनिट का हो गया बेटे 63,000 रुपीज। 21,000 इंटू 3 करके मेरा एक्चुअल रेंट जो तीनों यूनिट का आया वो आया 63,000 रुपीज। तो ये 63,000 आ गया बेटे। अब हमने इनको कंपेयर करना, विच एवर इज हायर लेना है तो 75 आया। 75 विल बी कंपेयर्ड विद 72, विच एवर इज लोअर लेना है तो 72 आया। 72 कंपेयर करना है 73 से, विच एवर इज हायर लेना है तो 72 आया। तो बेटे यहां पे मेरी जीएवी आ गई 72,000। समझ में आती बात? होप सो क्लियर होगी। कोई दिक्कत हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको बता भी रखा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरे को कभी, ठीक। अब आगे ध्यान दें एक छोटी सी बात का। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेवल पे लेके जाते हैं बेटे। जब जीएवी निकाल ली तो आगे हमारी कंपटीशन क्या कहती है, इसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, ठीक है। तो अब हाउस वन देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, 12,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्सेस हैं हाउस वन के, लेकिन कहता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो चुके हैं, पे नहीं किए। नालायक इंसान, मेरी तरह आलसी, पैसे नहीं देने, रखे रखो, पता नहीं क्या करेंगे पैसे, ठीक है। तो ये 12,000 रुपए हमारे माइनस नहीं होंगे और मेरी एनएवी इस केस में हो जाएगी 1,40,000 रुपए बेटे, क्योंकि मेरे को डिडक्शन तो जब मिलती है जब मैंने पे कर दिया हो, और मैंने ही पे की हो, मतलब ओनर ने पे की हो। चलो सेकंड केस देते हैं। ₹8,000 फॉर लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर। वाह, 8,000 रुपए पिछले साल के इस साल में पे किए, एंड ₹9,000 ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड। पिछले साल के 8,000 रुपए इस साल पे कर दिए हैं, लेकिन अगले साल के करंट ईयर के 9,000 रुपए ड्यू हो चुके हैं, पे नहीं किए। तो हमें तो जो पे हुए होते हैं, चाहे वो पिछले साल के हो, चाहे करंट ईयर के हो, चाहे नेक्स्ट ईयर के हो, उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो हमें 8,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी म्युनिसिपल टैक्सेस की, ये मिल जाएगी और ये आ जाएगा 70, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड केस, म्युनिसिपल टैक्सेस ₹60,000, 60,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्सेस हैं। कौन से घर के? हाउस 3 के। कहता है इट इंक्लूड्स ₹54,000 पेड एज एडवांस फॉर नेक्स्ट 9 ईयर। कहता है 60,000 रुपए हम लोगों ने पे कर दिए, ये पेड है, हमने पे कर दिया, जिसमें से 54,000 रुपए तो अगले 9 साल के एडवांस में दे दिए। ओ भैया 6 निम 54, हाँ ठीक है ना। तो 6,000 रुपए एक के बनते 10 सालों के इसने दे दिए, तो ये 60,000 रुपए पूरे बेटे माइनस हो जाएंगे, 60,000 रुपए, और मेरी यहाँ पे एनएवी रह जाएगी 12,000 रुपए। और इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो हमें करना था कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू, 1,40, 76 और 12। यस, ठीक है मेरा आंसर, ठीक, डन, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम अब क्वेश्चंस पे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे 4 केसेस दे रखे हैं, इसमें से शायद पक्का नहीं पता, शायद हो सकता है एक केस गलत हो, वो आप मेरे से बाद में क्रॉस चेक कर लेना, कैसे करना वो देख लेना। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब तो पूरा निकालना है, मतलब पहले जीएवी, फिर म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने, एनएवी आएगी, 30% माइनस करना है, और लास्ट में माइनस करना है इंटरेस्ट भी, अगर क्वेश्चन में दे रखा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो केस 1, केस 2, केस 3। लेट आउट फॉर 8 months एट द रेट ऑफ 20,000 पर मंथ, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगेन 10 months के लिए लेट आउट 15,000 रुपए पे, 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, वही हो गए 12 महीने, यहाँ पे भी बन रहे 12 महीने यहाँ पे भी। 9 months के लिए लेट आउट, 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड और 1 महीने के लिए वेकेंट। 10 महीने के लिए लेट आउट, 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, वेकेंट नहीं है यहाँ पे भी वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे भी वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे भी वैकेंसी नहीं है। तो अब म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखी है आपको, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। वाह क्या क्वेश्चन है। तो इसमें केस 1 में और केस 2 में, तो वो वाला जो हमारा केस 2 था ना, जिसमें लेट आउट भी था, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी था, वही वाला केस है। तो ये लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, और ये भी लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक है। ये वाला है जहां पे लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस वैकेंसी आ रही है। डन, समझ में आती है बात? ओके। तो अब उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, म्युनिसिपल टैक्सेस। ओ वाह,
म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने 15,000 दे दिए और टेनेंट ने 10,000 दिया। हमने कौन से माइनस करने हैं? हमने ओनर वाले माइनस करने, टेनेंट वाले नहीं करेंगे। ओनर ने दिए ही नहीं तो ये माइनस हो सकते थे, जो कि 0 है। टेनेंट वाले नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। वाह, बस ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। आओ शुरू करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोगों ने, मैं आपको 2 केसेस करके दिखाऊंगा, केस 1 और केस 2, केस 3 और केस 4 आप खुद करेंगे। चलो केस 3 कर देता हूं मैं, हो सकता है वो गलत हो तो इस वजह से कर रहा हूं। तो हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, ये आ जाएगी मेरी नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, माइनस करेंगे 30% ऑफ NAV। ठीक है, और माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं हुआ। ठीक बेटे, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। ये आ गई मेरी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, IHP आ गया। ठीक, तो अब मेरे को वर्किंग नोट सबसे पहले किसका बनाना होता है बेटे? वर्किंग नोट मेरे को बनाना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट 1 के थ्रू आई है। तो वर्किंग नोट 1 के थ्रू हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो MV और FR विच एवर इज हायर, अब बहुत ध्यान से देखना बेटे, MV और FR विच एवर इज हायर। तो पहला स्टेप है हमारा MV और FR विच एवर इज हायर। तो इसके हिसाब से मेरे को 1,80,000 को कंपेयर करना है, सॉरी 2 लाख को कंपेयर करना है, 2 लाख को कंपेयर करना है 1,80,000 से, और जो हायर वैल्यू आएगी वो लेनी है, तो आएगी 2 लाख रुपए। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में जो पहली वाली वैल्यू आई 2 लाख विल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, जो कि है 1,50,000, विच एवर इज लोअर। मैं यहाँ पे स्किप कर गया, यहाँ पे मेरे को लिखना था स्टेप 1 वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये कितनी आएगी? 1,50,000, और इसको हम बोलते हैं बेटे एक्सपेक्टेड रेंट। लॉ में लिखा हुआ है तो इसी वजह से मेरे को बताना जरूरी है। और थर्ड, जो मेरी स्टेप 2 वैल्यू आएगी विल बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक, हाँ तो समझ में आती है बात। हाँ जी, तो अब कहाँ पे था मैं? अरे नोट्स कहाँ गए? ठीक है, तो अब स्टेप 2 वैल्यू कितनी आ गई? 1,50,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना बेटे? हम लोगों ने निकालते हैं 20,000 इंटू 8 महीने, तो ये हो गया 1,60,000। तो इसको कंपेयर करके विच एवर इज हायर लेना है, तो कितना आएगा? 1,60,000। तो यहाँ पे आ गया 1,60,000। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग नोट 1, GAV in case where property is vacant for any part of the previous year, then actual rent received or receivable is equal to GAV। बस इतना ही करना है इसमें। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी GAV? केस नंबर 3 में अगर देखो तो केस नंबर 3 में 9 महीने का रेंट इंटू 15। मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, तो ये कितना आएगा ये बता दो जरा सर। ये आ रहा है 1,35,000। ठीक है, 1,35,000। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस करने हैं, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस करते हैं। यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 10,000 है। तो NAV आई यहाँ पे आई 1,45,000 बेटे, और यहाँ पे आई 1,25,000। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने, सॉरी
1,45,000 और 1,25,000। उसके बाद हम लोगों ने 30% माइनस करना है। आप भी कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये आ रहा है 43,500। तो मैं पहले इसकी कैलकुलेशन खत्म करूँ। 1,45,000 माइनस 43,500, ये आ रहा है 1,01,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो मेरे को दे नहीं रखा। 1,01,500, 1,01,500, ठीक है। और यहाँ पे 1,25,000 का ये आया 37,500, 37,500, और ये आ रहा है फिर 87,500। देखें क्या मेरा आंसर ठीक है। आंसर चेक करते हैं। अरे 1,01,500, वेरी गुड। और ये 87,500 है ना बेटे, ये आंसर ठीक है। मेरे को बस इसी आंसर का गलती लग रही थी। ये आंसर अब मेरा ठीक है, तो इस आंसर को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आंसर मेरा 87,500 ही है। बेटे आगे मैं आपको बताऊंगा कि जीएवी निकालने के दो अप्रोच हैं, ठीक है। मैं एक अप्रोच ही फॉलो करूंगा क्वेश्चंस में, आपको दूसरी अप्रोच समझा जरूर दूंगा, लेकिन एक ही अप्रोच यहाँ पे क्वेश्चंस में फॉलो हो रही है और उसी से आंसर आ रहा है, ठीक। तो ये दोनों आपके होमवर्क हो गए और ये आप होमवर्क करेंगे आराम से। डन है सर, ठीक। चलिए अब थोड़े से आज नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स नहीं पढ़े बहुत दिनों से। तो बेटे ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, चार्जिंग सेक्शन आपको बता दिया था। आज जरा ध्यान से सुनना। ये आपको कंप्यूटेशन दे रखी है, तो कंप्यूटेशन समझाई दी थी मैंने आपको। अब यहाँ पे मैं बहुत कुछ अच्छा हाईलाइट करने जा रहा हूँ, और आप भी हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें, जो मर्जी करें, आपको याद रखना है। मैंने आपको बेसिक के चैप्टर में जब पढ़ा रहा था स्लैब रेट्स वगैरह, वहां पे मैंने समझाया कि हमें जो टैक्स पे करना होता है उसके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग पे करना होता है। तो इंडिविजुअल का स्लैब रेट होता है 0 से 2.5 लाख वाला, 2.5 से 5 वाला, 5 से 10, 10 से ऊपर 30%, ठीक है। 60 से ऊपर हो जाएंगे आप तो 0 से 3 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, 3 से 5 तक, फिर 5 से 10 तक, फिर 10 से ऊपर। और इसी तरीके से अगर 80 साल से ऊपर कोई है, 80 साल या उससे ऊपर कोई है, देन इन दैट केस 0 to 5 लाख नील, 5 to 10 एंड 10 to above। लेकिन एक न्यू टैक्सेशन स्कीम निर्मला सीतारमन जी लेके आई सेक्शन 115 BAC में, जहां पे मैंने आपको कहा था 2.5 लाख रुपए के इंटरवल पे उन्होंने 15 लाख रुपए तक के स्लैब बना रखे हैं। 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक, फिर 7.5 से 10 लाख तक, और 5% करते करते बढ़ाती चली गई और 15% तक लेके गई, ठीक है ना। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने वो स्कीम समझाते हुए आपको कहा था कि बहुत सारी, अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजीम में आते हैं, जो मैं नई वाली बताई, अगर उसमें आते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको डिनाई हो जाएंगे। तो वहां का एक एग्जाम्पल यहां पे फिर दोबारा देखिएगा, क्या एक चीज आ रही है, एग्जाम्पल नहीं कहूंगा, वहां का एक प्रोविजन जो यहां पे लिखना जरूरी था आपको बताने के लिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड इज not allowed where the assessee opt for tax regime under section 115 BAC in case of self occupied property। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर लिया है कि हम तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स देंगे, जिसमें 15 लाख रुपए तक 30% से नीचे रहता है टैक्स, तो हम आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है अगर आपका, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, वहां से चीजें नैरो खींच के लेके आ रहा हूं। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, तो मैंने आपको यहां पे जब कंप्यूटेशन सिखा रहा था तो मैंने आपको कहा था, इधर देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट, ठीक है ना, ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट है, मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तब भी गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन दे देती है। मतलब घर मैंने अपने लिए बनवाया, लेकिन जो बैंक को या दोस्त को लोन रीपे कर रहा हूं उसमें जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है उसकी मेरे को डिडक्शन मिल जाती है। अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा तो 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर 4 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो 30,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अगर आपने निर्मला सीतारमन जी वाला न्यू टैक्सेशन रिजीम के अकॉर्डिंग
टैक्स पे करना ऑप्ट किया, देन इन दैट केस हम आपको ये इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। फिर पढ़ लें, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड इज नॉट अलाउड वेयर द असेसी ऑप्ट फॉर टैक्स ऑन हिज इनकम, यहां पे ऑन होना चाहिए था, on his income under section 115 BAC in case of सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपने न्यू टैक्सेशन रिजीम में ऑप्ट किया है तो आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट का बेनिफिट, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन हम आपको नहीं देने वाले। ठीक, डन सर। नेक्स्ट आगे देखें, मैंने ये आपको एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी थी मैंने इसी सीक्वेंस में बनाई है जैसे आपके नोट्स में दे रखी है। आपने नोटिंग साथ साथ की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना वही दे रखी है। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज थी, वो टर्मिनोलॉजीज भी मैंने आपको बता दी। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला, फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट होता है बेटे, फेयर रेंट होता है मेरी जैसी प्रॉपर्टी मेरी जैसी लोकेशन में जो रेंट फेच करेगी, दैट इज फेयर रेंट। अच्छा, कई बार स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होता तो वो स्टेप हम स्किप कर देते हैं, जैसे एमवी कंपेयर्ड विद एफआर। ठीक है, एमवी कंपेयर्ड विद एफआर विच एवर इज हायर लेना होता है, हायर वैल्यू कंपेयर करनी होती है स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर लेना होता है। अब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो ये स्टेप स्किप हो जाता है। लेकिन अगर बाई चांस आपको फेयर रेंट नहीं दिया और क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट दिया हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी किराए पे चढ़ी हुई, तो एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 will be considered as your fair rent। ध्यान दें, fair rent of the property can be determined on the basis of rent, क्या कर रखा भाई, नोट से ध्यान से नहीं पढ़े थे क्या? On the basis of rent fetched by the similar property in same or similar locality, where fair rent is not given in question, actual rent per month into 12 will be taken as a fair rent for the purpose of calculation। समझ में आती बात? डन। नेक्स्ट, एक्चुअल रेंट, ये सारी चीजें ये मैंने आपको सिखा दिया। ये कुछ मत देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये दो मेथड क्यों है भाई जीएवी की कैलकुलेशन के लिए? जीएवी लॉ में लिखी हुई है, उसी हिसाब से तो कैलकुलेट होनी चाहिए। तो ये दो मेथड क्यों है? अभी नहीं, अभी हमारा दिमाग सेट हो जाने दो। जब हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा एक दिमाग फ्रीज हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइप की कैलकुलेशन पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन है सर, चलें आगे। ठीक, उसके बाद कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग पॉइंट शैल बी कंसिडर वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने? पहला, डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज अलाउड ओनली इफ असेसी इज गेटिंग रेंट, इट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बेटे ये देखो ना, यहां पे मैंने आपको बताया था कि म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन जब भी मिलती है जब प्रॉपर्टी रेंट फेच कर रही हो। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो डिडक्शन नहीं मिलती है। नेक्स्ट आगे, उसके बाद क्या कहता है? एनएवी कैन बी नेगेटिव, हो सकती है वेयर द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर इज मोर देन द जीएवी, हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, उसने क्लियर कहा। जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस तो पेड बेसिस पे अलाउड था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, वो ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेकेंड लोन, बेटे मेरा ना एचडीएफसी से लोन चल रहा था और एचडीएफसी का लेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और मैंने यहाँ से 20 लाख रुपए लोन पे ले रखा है। एसबीआई वाले कहते हैं जी हमसे लोन ले लो और हम आपको 8% पे लोन दे देंगे। तो मैंने ये जो 20 लाख रुपए का लोन था यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, तो अल्टीमेटली तो मैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ही दे रहा हूँ ना। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन सेकेंड लोन इज अलाउड सेटिस्फेक्शन टू द एयू। ये सीएन क्या है बेटे? सर्कुलर नंबर 28 डेट इज 20/8/1969। ओके गुड सर, कीप इट अप। आगे फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। इसका क्या मतलब है? बेटे मेरी ना सपोज करो 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाती है और 50,000 रुपए में से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपए में से 40,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है और 10,000 रुपए का इंटरेस्ट एलिमेंट है। तो अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट बाई चांस देना भूल गया तो अगली बार बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा आपने 50,000 रुपए टाइम पे नहीं दिए, तो हम आपने जो
आउटस्टैंडिंग अमाउंट छोड़ दिया उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे। तो अब वो उस पर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो इस इंटरेस्ट फैक्टर के ऊपर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या कहता है, वो एक तरह से पेनलाइज है, मेरी गलती की वजह से हुआ है वो। तो गवर्नमेंट कहती है भैया हमने तुम्हें इंटरेस्ट अलाउ किया था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, दैट इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंस्टॉलमेंट ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, वो आपका अलाउड नहीं होगा। आगे, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विल बी क्लेम्ड इवन इफ एनएवी इज नेगेटिव। ये पॉइंट अच्छा है। ये क्या कहता है कि अगर एनएवी नेगेटिव भी आ रही है तब भी आपको इंटरेस्ट का पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो एनएवी पहली बात तो नेगेटिव कब आएगी, जब प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई होगी, और उस केस में इंटरेस्ट भी आपको पूरा अलाउड हो जाता है, वो आपको अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे ये 1 2 3 पॉइंट ये मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। 10th पॉइंट क्या है बेटे, जो लोन है वो लोन मैं इंडियन बैंक से भी ले सकता हूं और आउटसाइड इंडिया के बैंक से भी ले सकता हूं। अब एक बात समझने की कोशिश करना, अगर मैंने आउटसाइड इंडिया के बैंक से लोन ले रखा है, तो आउटसाइड इंडिया के बैंक को, जब मैं इंडिया में बैठा हूं और मैंने किसी आउटसाइड इंडिया के बैंक से लोन ले रखा है, तो जब मैं इसे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो इस बैंक को जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो इंटरेस्ट इनकम कहां से आ रही है, इंडिया से आ रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स मिलना चाहिए। समझ में आती है बात। तो सेक्शन 25 क्या कहता है, जरा ध्यान दें। सेक्शन 25 कहता है इफ इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। अगर आप इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, उस इंटरेस्ट पे जो आप इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट पे या तो आपने खुद जितना टीडीएस बनता है, टैक्स बनता है, वो टैक्स काट के इंडियन गवर्नमेंट को जमा करा दिया, या फिर उस बैंक ने इतने इंतजामात कर लिए हो कि उस बैंक ने अपनी उस इंटरेस्ट इनकम पर खुद ही टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अगर इस बाहर वाले इंटरेस्ट पे मैंने टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया या उस बैंक ने खुद टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, तो ये इंटरेस्ट की डिडक्शन मेरे को अलाउ होगी, अदरवाइज ये इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं अलाउ होगी। ध्यान से सुने, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अलाउड अनलेस, जब तक कि टैक्स हैज बीन पेड ऑन दैट इंटरेस्ट और टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब या तो मैंने टीडीएस काट दिया या फिर बैंक ने खुद अपने आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स पे कर दिया, तो ही मेरे को ये इंटरेस्ट एलिमेंट अलाउड होगा, अदरवाइज मेरे को ये इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। ठीक, 11 पॉइंट भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में कराता हूं। डन है सर, ये चीजें हो गई। आए ध्यान से सुने आप मेरी, अब मेरा काम थोड़ा सा जोरदार शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, समझिए इस बात को बेटे। एक बात सुनो, समझो, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो वो आपको वैसे तो ईएमआई का चार्ट पकड़ा देते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपने लेट से 20 साल के लिए लोन लिया, तो 1 2 3 4 करते 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 वो आपको 120 महीने का पूरा चिट्ठा दे देंगे, जिसमें प्रिंसिपल एलिमेंट कितना है, इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है और आपकी ईएमआई कितनी बन रही है। तो ऐसा क्या होता है, शुरू में प्रिंसिपल एलिमेंट बहुत कम होता है और इंटरेस्ट एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्याज अभी मतलब सारा का सारा लोन ले रखा है। और धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते ये प्रिंसिपल एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और इंटरेस्ट कम हो चुका होता है, क्योंकि अब थोड़ा सा अमाउंट रह गया। तो वैसे तो अगर मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई भी होती है, क्योंकि मेरे को ये ईएमआई का चार्ट मिल जाता है। लेकिन मेरे को लॉ में ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है अगर ये ना दे रखा हो, तो वो बताया, और वो डिडक्शन कैसे क्लेम करनी है वो समझाया। तो मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
ये हमारी टाइमलाइन, ठीक। ये है मेरा प्रीवियस ईयर 21 22 जो मेरा प्रीवियस ईयर है, और उसके आगे आएगा कौन सा, असेसमेंट ईयर, जिसमें मेरे को टैक्स देना है। ध्यान से सुने, ठीक। इससे पहले वाला साल 2020, इससे पहले वाला साल 2019 और इससे पहले वाला साल 2018, इतना ही ले लेते हैं, काफी रहेगा, लेकिन मैं ठीक है इतना ही ले लेते हैं। लेट्स से, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, मैंने पैसा अरेंज किया, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1/4/2018 को कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, और इसी दिन मैंने लोन लिया। मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 12%। मैंने कैलकुलेशन इजी रखने के लिए ये फिगर्स आपको दी। डन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड प्लस लोन टेकन, लोन कितना लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। अब मेरी प्रॉपर्टी बन के कंप्लीट हुई है 15 मई 2021 को, मेरा वाला जो प्रीवियस ईयर है उसी में बन के कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इस क्लास को, हो सकता है आपको 2-3 बार कर देखनी पड़े, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक यही टेक्निकल एस्पेक्ट है जो कि बच्चे समझ नहीं पाते, जो कि लास्ट एग्जाम टाइम तक परेशान होते रहते हैं कि यार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं आती है। तो मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं और बहुत केसेस समझाऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 15/5/2021 को। पहली बात तो ये है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, आप ये कैसे पता लगाओगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। अब मैंने पहले भी कहा था, बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे जवाब आते हैं, सर जिस दिन घर का मुहूर्त हो गया उस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, सर जिस दिन पेंटिंग हो गई, पेंट हो गया उस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। एक तो ऐसे महानुभाव थे, सर वो जो टीवी में आती है ना आंटी जी, वो पैर मारती है लोटे पे, उस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं। बेटे कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होती है, जब वहां की लोकल अथॉरिटी जो होती है आपको, वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दे, उस दिन आपकी कंप्लीशन कंप्लीट मानी जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये बात पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। बेटे जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसी दिन से तो आपकी प्रॉपर्टी कमाने खाने लायक हो गई। इसका मतलब क्या, नाउ you can say it is your house property and you can give that house property on rent। तो प्रॉपर्टी कब रेंट पे देते हो आप, प्रॉपर्टी तो जब भी रेंट पे दोगे ना, जब बन के तैयार हो जाएगी। और प्रॉपर्टी बन के कब तैयार होगी, प्रॉपर्टी बन के तैयार होगी जब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए। और प्रॉपर्टी कंप्लीट कब होती है, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, बैंक वाले क्या कहेंगे कि यार जब तेरी प्रॉपर्टी ना जब कंप्लीट हो जाएगी ना, और जब रेंट कमाने लगेगी, जब हमें दे दियो, वो तो अपना ब्याज तो पहले दिन से मांगने लगेंगे। तो अगर आपने लोन लिया है 1/4/2018 को, तो उनका इंटरेस्ट का मीटर तो उसी दिन से चालू हो गया, उनका इंटरेस्ट का मीटर तो जब ही से चालू हो गया। लेकिन अब ध्यान से सुनने की बात है कि मेरी जब प्रॉपर्टी 2021-22 में बन के कंप्लीट हुई है, तो मेरा पहली बार इनकम अंडर द हेड मेरी पहली बार इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कब कैलकुलेट होएगी, प्रीवियस ईयर 21-22 में कैलकुलेट होएगी। पहली बार 21-22 में कैलकुलेट होएगी। ये बात समझ में आती है या नहीं आती। तो पहली बार जब 21-22 में हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कैलकुलेशन हो रही है, तो डिडक्शन भी कब क्लेम करूंगा, अभी क्लेम करूंगा। ओ सर ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब हुआ कि 18-19, 19-20 और 20-21 का इंटरेस्ट हमारा लैप्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुने, इसीलिए लॉ में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, कैलकुलेशन समझा रहा हूं, जरा सुने। अब हम लोगों को कहा गया कि पहले तुम ये देखो कि प्रीवियस ईयर तक तुमने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया। अब एक बात समझने की है, 1/4/2018 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट शुरू हुई, और ये कब कंप्लीट हुई है, 15/5/2021 को। तो ये बात समझने की है बेटे, ये बात समझने की है
कि ये सारा पीरियड 1/4/2018 से लेकर 15/5/2021 तक का ये सारा पीरियड कौन सा हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड। मतलब इसमें इंटरेस्ट तो दिया गया लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो प्री कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, और इसके बाद वाला जो इंटरेस्ट बनता होगा वो कौन सा हो जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि जिस साल में प्रॉपर्टी बन के कंप्लीट हुई, कौन सा साल में बन के कंप्लीट हुई? 21-22, उस साल में जो भी इंटरेस्ट पे किया वो सारा पोस्ट, और उसके बाद भी जो पे किया वो भी पोस्ट। तो अब मेरा जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट गिना जाएगा वो केवल इस डेट तक गिना जाएगा, इस डेट से लेकर इस डेट तक ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट गिना जाएगा। चाहे मेरी प्रॉपर्टी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, चाहे मेरी प्रॉपर्टी 15 मार्च 2022 को बन के कंप्लीट हुई होती तब भी, क्योंकि लॉ में जो एक बात लिख दी वो हर डेट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जिस साल में प्रॉपर्टी बन के कंप्लीट हुई है उस साल का इंटरेस्ट और आने वाले सालों का इंटरेस्ट सारा पोस्ट कहलाएगा, और उससे पहले वाला, मतलब जिस साल में प्रॉपर्टी बन के कंप्लीट हुई है वो पोस्ट हो गया, और उससे पहले वाला सारा का सारा क्या होगा? प्री होगा। उससे सारे पहले वाला सारा का सारा क्या होगा? प्री होगा। तो अगर अब मैं बात करूं, ध्यान से सुने, अगर मैं बात करूं तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसके लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हुआ? 1/4/2018 से लेकर बेटे 31 मार्च 2021 तक। वैसे तो 15 मार्च तक है, वैसे तो क्या है 15 मई 2021 तक, लेकिन हम इसको तो गिनेंगे नहीं ना, हम तो जिस साल में प्रॉपर्टी बन के कंप्लीट हो रही है वो तो सारा पोस्ट हो जाता है, तो उससे पहले वाला गिनेंगे। तो ये गिना, तो 1 साल 2 साल 3 साल हो गए। तो अगर मैं सिंपल सी कैलकुलेशन लूं 10 लाख इंटू 12% इंटू 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे डेज वाइज निकालना है सारा का सारा, लेकिन मेरी सीधी कैलकुलेशन चल रही है अभी 1,20,000 इंटू 3,60,000। तो ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ गया बेटे 3,60,000। और अगर इसने रीपेमेंट वगैरह की तो कोई बात की नहीं है क्वेश्चन में, तो पोस्ट का कितना हुआ? पोस्ट कंस्ट्रक्शन, सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो पता ही है पूरा बेटे, जैसे सिखा रहा हूं आप वैसे ही सीखें, क्योंकि अभी मैं केसेस चेंज करने वाला हूं। और अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ यार पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो सारे साल का हो गया, प्री का तो 3 साल का, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेरी बातें ध्यान से सुने, ठीक? पोस्ट कंस्ट्रक्शन, तो पहले पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखें, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखें, जैसे आदत डलवा रहा हूं वैसे ही डालिएगा। 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, तो ये हो गया 10 लाख इंटू 12%, जो कि आया 1,20,000 रुपये। डन। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन कितना हुआ? 3,60,000, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन कितना हुआ? 1,20,000। तो सर सारा क्लेम कर लूंगा मैं, क्योंकि वहां पे क्लेम करने को कहा है। बेटे अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे आपकी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ गई, प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ गई, आपको MVFR वगैरह कुछ नहीं दे रखी। मैं कहता हूं आपकी प्रॉपर्टी 20,000 रुपये पर मंथ का रेंट फैच कर रही है, तो 20,000 रुपये पर मंथ का रेंट फैच कर रही है 10.5 महीने के लिए, 10.5 महीने के लिए, तो ये आपका हो गया 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये। ठीक, अब ये जो 2,10,000 रुपये है बेटे, ये मैं कहता हूं ये आपकी GAV हो गई, क्योंकि और कोई फैक्टर आपको दे नहीं रखा, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस वो भी छोड़ दो, 2,10,000 रुपये आ गया। माइनस करना होता है आपको 30%, वो कितना हो गया सर? 63,000। ओके मालिक, 63,000 माइनस भी करके बताओ, 250 1,00,000 1,47,000। अब मैं कहता हूं आप इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लो। अब प्री कितना हुआ है और पोस्ट कितना हुआ है? सर निकालने की जरूरत ही क्या थी जब इकट्ठा ही लेना, तो बेटे निकाल लिया ना। तो ये कितना हो गया? ये 3,60 हो गया, ये 1,20 हो गया, ये कितना हो गया? 4,80,000 रुपये। और मैंने ऐसे करके अपनी रिटर्न फाइल कर दी। अब उनको अलाउ भी करना था, तो उन्होंने
मेरा कैलकुलेटर 1,47,000 माइनस 4,000, ये 3,33,000 की मैंने नेगेटिव इनकम क्लेम की। अब इन्होंने देना था, इन्होंने दे दिया, देना था देना पड़ा ना। इन्होंने एक दिन मेरे को अपने पास बुलाया, विशाल जी, इनकम टैक्स वालों ने मेरे को, विशाल जी आओ बैठो। मैंने कहा हाँ सर बताओ, चाय पानी पियोगे? मैं थोड़ा सा मैंने कहा ये क्या हो गया, इनकम टैक्स वाले चाय पानी के लिए पूछ रहे हैं जनरल पब्लिक को? हो विशाल जी टैक्स आपसे आता है तो आपको तो चाय पानी पूछेंगे। मैंने क्या अहो भाग्य, मेरे को अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा, इनकम टैक्स वालों ने, सर चाय पानी पियोगे? मैंने कहा सर बताइए काम क्या है, क्योंकि मेरे को अब परेशानी हो रही है क्योंकि आप बार बार चाय पानी पूछ रहे हैं। तो ये कहने लगे, विशाल जी देखिए इंडिया कौन चलाता है आपको पता है? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। तो कहने लगे नहीं, इंडिया आप चलाते हैं। मैंने कहा है ये क्या हो गया, मैं कब से इंडिया चलाने लगा? तो कहने लगे विशाल जी जो आप टैक्स देते हैं, आप जैसी जनरल पब्लिक जो टैक्स देती है उसी से तो इंडिया चलता है। मैंने कहा हाँ सर बात तो सही है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, घुमा फिरा के मत कहो, मेरे को अब ना दिक्कत हो रही है, आप बता दो सीधा सीधा। विशाल जी जो ये आपने इंटरेस्ट क्लेम किया, हम मना नहीं कर रहे, आपको इंटरेस्ट देंगे, आपको इंटरेस्ट का क्लेम देंगे। मैंने कहा सर फिर क्यों कहानियां कर रहे हो, मैंने इंटरेस्ट दिया था, मैंने क्लेम कर लिया, लॉ में लिखा हुआ है। कहने लगे विशाल जी लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने इकट्ठा इंटरेस्ट क्लेम कर लिया तो आप खुद सोचो आपकी नेगेटिव इनकम हो जाएगी, और नेगेटिव इनकम पे कोई टैक्स नहीं आता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? मैंने कहा ये आई ना सर बात। मैंने कहा बताओ फिर क्या करना? कहने लगे विशाल जी जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट निकला है उसे 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर लेना, 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर लेना। कहने लगे मना नहीं कर रहे, आपका 3,60,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो 3,60,000 रुपए का इंटरेस्ट क्लेम करो, लेकिन अभी आप आगे आने वाले सालों में पोस्ट जो इंटरेस्ट दोगे वो तो क्लेम करते ही रहना पोस्ट वाला, लेकिन साथ साथ प्री का एक इंस्टॉलमेंट हर साल क्लेम करते रहना, 5 सालों तक आपका क्लेम हो जाएगा। मैंने कहा चलो सर ठीक है। तो इन्होंने मेरे को कहा कि ये क्लेम कर लेना, तो अब मैं 72,000 रुपए हर साल क्लेम करूंगा 5 सालों तक। मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में जब मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालूंगा, जब 72,000, फिर अगले साल 72, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, ऐसे करके 72। तो बेटे अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे मैं 72,000 क्लेम करूंगा और ये बन जाएगा 1,92,000। ये तो बाई चांस अभी भी मेरी इनकम कमी आ रही है और नेगेटिव जा रही है, लेकिन अब तो जो होगा वो होगा ही होगा। तो अगर मेरी इनकम ज्यादा आ रही होती तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया कि अगर अब इसके बाद भी किसी की इनकम नेगेटिव होती है तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे इस केस में आ रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम प्री का भार ज्यादा हो जाता है क्योंकि प्री इकट्ठा हुआ होता है और वो इकट्ठा क्लेम करोगे तो दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा कि प्री आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर लेना, प्री 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर लेना, और पोस्ट जितना बनता हो वो आप क्लेम करते रहना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पोस्ट हम लोगों ने क्लेम कर लिया। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ केसेस इसके ही बताने वाला हूं और उसके बाद ये प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का टॉपिक कंप्लीट होएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब कुछ और सिचुएशंस ले लेता हूं कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सारे केस टैकल कर लूंगा, लेकिन मैं कुछ सिचुएशंस ले लेता हूं जिससे कि ये सारी चीजें आपको कवर होती हुई नजर आए कि हाँ हम लोगों ने इंटरेस्ट के जितने केसेस हो सकते थे, पॉसिबल केसेस, वो हम लोगों ने कर लिए। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं ये टाइमलाइन के हेल्प से ही समझा रहा हूं और उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो फुल फ्लेज देखेंगे हम लोग चीजें। ठीक है, अब सपोज करें अगेन ये हो गया मेरा 21-22 जो मेरा अपना प्रीवियस ईयर है, 20, 19 एंड 18। अगेन 1 अप्रैल 2018 को मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 12%, प्लस मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ध्यान से सुनना, मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है 15 अक्टूबर 2021 को, 15 अक्टूबर 2020 को। तो मेरे फाइनेंशियल ईयर, मेरे प्रीवियस ईयर, या मैं फाइनेंशियल ईयर बोल लूं तो मेरा जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मेरी हाउस प्रॉपर्टी इस साल में बनके कंप्लीट हो गई है, मतलब प्रीवियस ईयर
21 असेसमेंट ईयर 21 22, ठीक है। लेकिन मेरे को जो कंप्यूटेशन बनानी है वो तो प्रीवियस ईयर 21 22 असेसमेंट ईयर 22 23 की बनानी है ना बेटे, ठीक है। तो मेरे को तो उसके लिए कंप्यूटेशन करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा कैलकुलेशन वैसे ही सेम रहेगी। मतलब क्या, अगर इस साल में प्रॉपर्टी बनके कंप्लीट हुई थी तो ये वाला पीरियड ये प्री कंस्ट्रक्शन है, ये सारा हो गया प्री कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। तो बेटे अब बात बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का है तो ये भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन का और ये वाला पोस्ट कंस्ट्रक्शन का तो आपने ऑलरेडी इस साल में क्लेम कर लिया होगा, तो वो तो खत्म हो गया। मेरे को तो अब अपना पोस्ट कंस्ट्रक्शन का क्लेम करना है, प्लस जो प्री की एक इंस्टॉलमेंट बनती है वो क्लेम करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में देखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के लिए मेरे को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पता होना चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हुआ, 1/4/2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक 2 साल हो गए। तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 2 साल, मेरे को पूरे दिख रहे हैं अभी, 2,40,000 हो गया। प्लस इस बार ध्यान से देखिएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में क्या लिख रहा हूं। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो सिर्फ अपने साल वाला कैलकुलेट करना है ना, अपने साल वाला क्लेम करना है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा 2021 नहीं आएगा सर, वो भी तो पोस्ट है बेटे, वो पोस्ट तो पहले क्लेम हो चुका होगा। मेरे को तो अब अपने क्लेम की बात करनी ना, तो मेरा क्लेम क्या हो गया, 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक, जो कि हुआ 10 लाख इंटू 12% जो कि हो गया 1,20,000। तो अब मेरे को प्री क्लेम करना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्लेम करना है, जो मैं क्लेम करूंगा, ठीक है। वो कितना क्लेम करूंगा बेटे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, एक इंस्टॉलमेंट 48,000 रुपए, ठीक है। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन मैं पूरा का पूरा क्लेम करूंगा, जो कि मेरा हुआ 1,20,000 रुपए। तो ये टोटल हो गया 1,68,000 रुपए, 1,68,000 रुपीज। अब एक थोड़ी सी बात जरूर ध्यान में रखनी है, मेरे को प्री वाला 5 इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना है, तो मेरी एक इंस्टॉलमेंट पहले क्लेम हो चुकी है और दूसरी मैं अब क्लेम कर रहा हूं। सपोज करो मेरी कंस्ट्रक्शन काफी पहले कंप्लीट हो चुकी है, अभी तो मैंने लास्ट ईयर में कंप्लीट बताया था, हो सकता है 2-3 साल पहले कंप्लीट हो चुकी हो। तो ये देख लेना कि मेरी 5वीं इंस्टॉलमेंट, मतलब 1 2 3 4 5 कोई इंस्टॉलमेंट मेरे साल में क्लेम करनी बनती भी है या नहीं। हो सकता है ऑलरेडी वो 5 साल क्लेम हो चुके हों, तो क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, मेरे को दिमाग लगाना होगा। तो मेरे को दिमाग लगाना है कि वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मेरे वाले साल में क्लेम होना भी है या नहीं होना। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब और देखिएगा, और कुछ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने लोन रीपेमेंट की बात नहीं की, तो ये मेरी हो गई सिचुएशन 2, क्योंकि मैंने जहां से आपको शुरू कराया ये मैं ले लेता हूं सिचुएशन 1, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि एंड तक बच्चों को इसी में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आते हैं सिचुएशन 3, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे अच्छे केस बनाने वाला हूं, तो प्लीज 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। मैंने कहा 1 अप्रैल 2018 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, अगेन प्लस लोन टेकन वही 10 लाख एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की 15 मई 2020 को। सर ये तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, बेटे रुक तो जाओ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 15/5/2020। उसके बाद मैं कह रहा हूं 15/10/2021 को लोन रीपेड, जो 10 लाख रुपए लिया था बेटे, वो पूरा का पूरा आपने लोन भी रीपे कर दिया। तो अब बात समझने वाली है, क्योंकि आपको प्री तो दिख ही रहा है,
कि ये वाला प्री है तो वो पहले की तरह निकल आएगा। कितना आएगा? 2,40,000, जो कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना, 48,000 रुपये। तो 48,000 आपने यहाँ पे क्लेम किए होंगे और 48,000 आप यहाँ पे क्लेम कर लेंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट। पहली यहाँ पे हो गई, दूसरी यहाँ पे हो गई। अब बात ये है कि जब आपने लोन रीपे कर दिया 15/10/2021 को, 15/10/2021 को, तो अब आपका जो पोस्ट बनेगा, अब ध्यान से देखिएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, सॉरी, ठीक है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका कितना हुआ? पहले वाला तो आप क्लेम कर चुके 20-21 वाला। अब मैं 21-22 की बात करूं तो वो 1/4/2021 से लेकर 15/10/2021 तक रहेगा। 15/10/2021 तक रहेगा। समझ में आई बात? 1/4/2021 से लेकर 15/10/2021 तक। तो 10 लाख इंटू 12% इंटू कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 6.5 महीने हो गए, 6.5 महीने हो गए। डिवाइडेड बाय 10, एक का होता है 10 लाख, 1,20,000, कितना आ गया? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6.5 निकाल लीजिएगा। तो 12×6 72, 72 और 6 78,000 रुपये, 78,000 रुपीज़ आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन हो तो देख लीजिएगा, मैं तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 78,000, मैं करके देखूँ क्या? नहीं मानोगे? चलो करके देख लेता हूँ मैं भी। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6.5, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो 6.5, तो ये हम लोगों का पोस्ट क्लेम होएगा, ये मेरा पोस्ट क्लेम होएगा, और प्लस मेरी एक प्री की इंस्टॉलमेंट क्लेम होएगी, जो कि होगी 48,000। समझ में आती बेटे? क्लियर? अब और आगे करते हैं, और आगे चीज़ों को चिल्लाते हैं। एक सिचुएशन और देखते हैं, सिचुएशन नंबर 4। देखिए, ध्यान दें, 21, 22, 20, 19, 18, ध्यान से सुनिए। 15/10/2020 को आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक। कंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट हुई, और मैं कहता हूं 15/10/2019 को आपने लोन रीपे कर दिया था। सर लोन था कितना वो तो बताओ, नल्लाई को। 1 अप्रैल 2018 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, प्लस लोन टेकन 10 लाख एट द रेट ऑफ 12%, डन। तो वही चीज होगी। अब इसमें प्री कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब क्वेश्चन को, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है भी या नहीं वो देखना है, और उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन देखना है, ठीक है। अब प्री कंस्ट्रक्शन तो क्योंकि यहां पे हम लोगों की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, बहुत ध्यान से समझ लेना। तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन बनना चाहिए था ये वाला, ठीक। जब कंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट हुई है तो प्री कंस्ट्रक्शन ये बनना चाहिए बेटे। जब कंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट हुई है और प्री कंस्ट्रक्शन यहां तक का बनना था, लोन तो आपने उससे भी पहले रीपे कर दिया। तो अब ये थोड़ी ना है सर, मेरे लॉ में लिखा हुआ है कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई ना उससे पहले वाला प्री मानते हैं। तो मेरा जो है ना यहां तक 31 मार्च 2020 तक मेरा सारा का सारा प्री कंस्ट्रक्शन होगा। बेटे जब तुमने दिया ही नहीं है, तुमने दिया प्री कितना है? बस इतना सा दिया है, ये है तुम्हारा प्री, ठीक है। तो तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की अगर मैं बात करूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की अगर मैं बात करूं, थोड़ी देर के लिए इसे रब करते हैं, तो वो होगा 1 अप्रैल 2000, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, 1 अप्रैल 2018 से लेकर टू 15/10/19 तक। सर कभी कैसे डेट लिखते हो, कभी कैसे? बेटे गलती हो गई, 15/10/2019 तक, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 12% इंटू एक साल तो पूरा हो गया, ठीक है, प्लस 6.5 महीने और हो गए, तो 12 और 6 18, 18.5 डिवाइडेड बाय
12, तो ये बेटे आपका आएगा 1,85,000 का प्री। अब ये प्री तो आपको 5 इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना ही करना है, ठीक है। तो ये प्री जो है, ये जो प्री आपका बना है ये वाला 5 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने 20-21 में क्लेम कर ली होगी और आप दूसरी इंस्टॉलमेंट अब 21-22 में क्लेम करने वाले हैं। तो इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे, 5 × 15, ठीक है ना, 5 × 7 35, 37,000 रुपए आपने क्लेम करने हैं। तो वो आपके अब वाले प्रीवियस ईयर मतलब 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 में देख लो 22-23 में क्लेम हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आई। अब सर बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, अब बात करते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। बेटे पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने से पहले ही आपके पास पैसों का इंतजाम हो गया और आपने सारा का सारा लोन रीपे कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद तो आपने कुछ दिया ही नहीं, तो यहां पे पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं, केवल प्री कंस्ट्रक्शन रहेगा। समझ में आई बात सर? समझ में आ गई बात?